नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय, जैसा आपको दिख रहा होगा, एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं, और कौन से ऐसे ग्रह योग होते हैं जो जीवन में व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्ष देते हैं। क्या स्थितियां रहेंगी शादी की, क्या स्थितियां रहेंगी, क्या करेगा व्यक्ति, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, जीवन के किस पड़ाव पे किस तरीके के लाभ मिलेंगे, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये जन्म कुंडली अगर कहें आप ही में से किसी जातक ने भेजी है, उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है। मैं एक एक करके एक एक बिंदुवार आपको चीज़ें जो है समझाऊंगा, और हम और आप मिलके जो है इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आपको भी। ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। वैसे तो मैं पेशे से सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन 14 सालों से ज्योतिष समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिष समझने की कोशिश कर रहा हूँ 14 सालों से। बहुत अच्छा आपने लिखा है। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो उस समय जो है, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और इस समय तो रिटायर हो गए, वो भी हमेशा ये कहते थे, जो आदमी ये कहे कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं परफेक्ट ज्योतिषी हूँ, वो कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता है। ठीक है, वो कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता है। उनसे कभी भी कोई भी पूछता था कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो यही हरदम कहते थे, प्रोफेसर साहब हरदम यही कहते थे कि मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष को सीख रहा हूँ। जबकि 60 साल के बाद रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र में, और पूरा ज़िंदगी निकल गई ज्योतिष में। जो ये समझ लिया कि ज्योतिष मैं पूरी तरीके से सीख चुका हूँ, वहीं से जो है चीज़ें ख़त्म। आपने जैसा लिखा है कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन 14 सालों से ज्योतिष में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इसके ग्रह कैसे हैं आपने पूछा है प्रश्नों में। सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा है, इसके ग्रह कैसे हैं। चलिए ग्रहों की बात करते हैं, हम और आप मिलके जो है इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इसकी जन्म कुंडली आप भी खोल लीजिए, अगर इसमें ना दिखे तो आप खोल लीजिएगा। 18 अप्रैल 1997, समय अगर कहा जाए 9:22 सुबह का, विंध्यायन का जन्म है इनका, यूपी में। सबसे पहले इनकी ग्रहों की बात करें, मिथुन लगन है। लगन का स्वामी अगर कहा जाए लाभ में है, भरणी नक्षत्र के पहले चरण में। भरणी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र इस जन्म कुंडली में अगर कहें तो कहीं ना कहीं पंचमेश है। पंचम के स्वामी और द्वादश के स्वामी होके जो है बुध के साथ, मतलब लगन के मालिक के साथ एक बेहद अच्छा योग। कहीं ना कहीं इसको लक्ष्मी से भी देखा जाता है। बुध बुद्धि है, और बुद्ध के अलावा जो है अगर कहा जाए तो बुद्धि से ही हमारा शरीर, हमारे काम, सभी चीज़ें चलती हैं। और शुक्र धन का कारक है। पंचम का स्वामी अगर कहा जाए, शुक्र अपने भाव को देख रहा है। शिक्षा में ऐसे लोग परिपक्व होते हैं। एक बात, भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए शनि है। शनि इनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में, मीन राशि में, रेवती नक्षत्र के पहले चरण में। रेवती नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि लगन का मालिक, पंचम का मालिक और नौम का मालिक का एक संबंध बन रहा है नक्षत्रों के माध्यम से। एक बात, जो कि इनके जीवन में भाग्य को बढ़ाने वाला लाभ, मतलब हो गया सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सुखों को दिलाने वाला, और कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा को भी दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा को भी बतलाता है। बुध वक्री है। बुध इनका लगन का मालिक वक्री है। वक्री जब भी ग्रह होगा, और खासकर लगन का मालिक होगा, मैं यहां पर केवल लगन के मालिक की बात कर रहा हूं, बाकी तो अलग बात है किस तरीके से किस ग्रह को देखा जाए। लगन का मालिक अगर वक्री होता है तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एक बात, तृतीय भाव में अगर देखा जाए इनका मंगल और चंद्रमा, लक्ष्मी नामक राजयोग, सिंह राशि में, नवमांश में मंगल की स्थितियां अगर देखी जाए तो अपने ही घर का कहलाएगा। चंद्रमा और मंगल अगर कहें तो चीज़ों को एक जगह पे टिकने पे मजबूर करते हैं, एक जगह पे रुकने की क्षमता देते हैं। तृतीय भाव वैसे ही साहस का कहा गया है। ऐसे लोग अगर कहा जाए एनर्जेटिक होते हैं, और मिथुन लगन की पत्रिकाएं दिमागी होते हैं। जहां पर एनर्जी और दिमाग दोनों मिल जाए, व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा।
पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए लाभ को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है मंगल। मंगल इनकी जन्म कुंडली में षष्ठेश है। मंगल इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ का स्वामी है। लाभ का स्वामी षष्ठम का स्वामी होकर तृतीय भाव में। अभी मैं फलित करूंगा, बताऊंगा इसका क्या प्रभाव है। चतुर्थ भाव में राहु। राहु चतुर्थ भाव में होता है तो घर परिवार के सुखों में कमी करता है, ज्यादातर देखा गया। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसे, ज्यादा अच्छा। केवल एक राहु के आधार पे मैं कह रहा हूं। अभी अन्य ग्रहों को देखूंगा, उनकी प्लेसमेंट मैं देखूंगा, तब ये कहूंगा कि दूर जाके काम या घर के इर्द गिर्द काम कहां पर आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि मकर का देवगुरु बृहस्पति घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए नवमांश में, गुरु अगर कहा जाए सिंह राशि में है। राशि का अधिपति अगर कहा जाए सूर्य है। सूर्य इनका लाभ में बैठा है। कहीं ना कहीं गुरु को बल मिल रहा है नवमांश से, उसमें कोई दो राय नहीं। मित्र की राशि में है, लेकिन जिस भाव के स्वामी है और जो मूल त्रिकोण राशि का भाव है, यहां समझिएगा, जो मूल त्रिकोण राशि का भाव है वो भाव कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। गुरु अगर कहा जाए घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, मंगल अगर कहा जाए तो मिथुन लगन की कुंडली में मार्केश कहलाता है, छठे भाव का स्वामी। और लाभ छठे से छठा बीमारी को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दसम भाव में शनि और केतु। दसम में शनि राजाओं के समान कहलाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है दसम भाव में जब भी शनि बैठे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लंबे समय तक स्थिर नहीं होने देता है। स्थिरता का मतलब ये भी इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, दसम भाव में जब भी शनि बैठता है, अगर वो नक्षत्र, जैसे इनका नक्षत्र अगर कहा जाए रेवती नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है। देखिए दोनों चीजों को अलग से समझिएगा। शरीर आपका जो है ग्रह है, और कहीं ना कहीं नक्षत्र अगर कहा जाए आत्मा है। अगर आत्मा शुद्ध है तो शरीर आपका जो बाहर से दिख रहा है वो मजबूत है। अगर अंदर की चीजें मजबूत है तो शरीर जाहिर सी बात ऊपर से अच्छा होगा। यही चीज हम लोग नहीं समझते हैं। ज्यादातर ज्योतिषी जो है नक्षत्र को नहीं देखते। नक्षत्र जरूर देखिएगा। नक्षत्रों का प्रभाव अगर कहा जाए ग्रहों के हिसाब से बराबर होता है। लाभ भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य बुध और शुक्र, एक चीज यहां पर देख लेते हैं कि बुध कहीं ना कहीं इनका अस्त भी है, वक्री होने के साथ अस्त है। अब यहां पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। वक्री है, अस्त है, इसका क्या मतलब हो गया? वक्री मतलब कहीं ना कहीं धीमी गति से हो गया, अस्त मतलब हो गया सूर्य से। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध, देखिए बुध वैसे भी बहुत ज्यादा अस्त नहीं माना जाता है। यहां पर नवमांश में भी जब देखेंगे तो सूर्य से बुध जो है चतुर्थ में है। यहां पर एक डिफिनीशन मैं आपको परिभाषा बता देता हूं अस्तता की, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। लगन कुंडली में अगर ग्रह अस्त है और नवमांश में भी उस भाव में अगर बैठा है ग्रह, मान लीजिए जो है शनि किसी का अस्त है, ठीक है, लगन कुंडली में, और नवमांश में सूर्य के साथ बैठा है, तो ये कहा जाएगा वो पूर्ण रूप से अस्त है। वहीं पे शनि अगर कहा जाए नवमांश में 3 घर आगे और 3 घर पीछे, 3 घर आगे और 3 घर पीछे नहीं है, मतलब उससे दूर बैठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा वो ग्रह उस हिसाब से अस्त नहीं है, उतने प्रभाव उसके क्षीण नहीं होंगे। शुक्र अच्छा है। अब चलिए आपके प्रश्नों पे आ जाते हैं एक एक करके। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सफलता कब मिलेगी? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मतलब सरकारी तंत्र की तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं। कर्म, कर्म का मालिक अगर कहा जाए गुरु है। गुरु घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा। गुरु के आधार पर अगर देखा जाए तो वीक। उसके बाद अगर कहा जाए षष्ठम भाव का स्वामी अगर कहा जाए तो मंगल है। मंगल इनके तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा ये मजबूत है। मजबूत क्यों है, बली क्यों है, उसका कारण भी समझ लीजिए। मंगल से अगर देखा जाए तो 9वें भाव में सूर्य और शुक्र और बुध का होना। मंगल से अगर देखा जाए तो पंचम भाव में कोई ग्रह का ना होना। मतलब मंगल से जब 9 और पंचम को देख, कोई भी ग्रह हो भाई, मंगल का अगर कहा जाए भाग्य, मंगल का भाग्य, मंगल का कितना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, जीवन में कितना उसको फल मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मंगल से नवा देखा जाएगा। मंगल से नवा
मंगल जिस भाव में उसका प्रभाव कितना रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति यात्राओं से संबंधित चीजों में भाग्य उसका भागेगा, यात्राओं से संबंधित चीजों में। और कहीं ना कहीं मंगल से पंचम में अगर कहा जाए कोई ग्रह नहीं है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाके रहने के लिए ये जन्म कुंडली अच्छी है। वहीं पे राहु भी इशारा कर रहा, अभी मैं सब बता रहा हूं। उसके बाद आपने पूछा है यूपीएससी। देखिए यूपीएससी में उसमें कोई दो राय नहीं, सूर्य अगर कहा जाए बलि होना जरूरी है, सूर्य का बलि होना आवश्यक है। सूर्य जब बलि होगा 4 डिग्री 20 कला पे केतु के नक्षत्र मतलब अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण। केतु अगर कहा जाए जन्म कुंडली में 10वें भाव में, ये एक अच्छा संकेत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं नवमांश में जब देखा जाएगा सूर्य वृषभ राशि में है, चंद्रमा से सूर्य की स्थितियां अगर देखी जाए तो 9वें में है। देखिए ये तो तय है, अगर सरकारी नौकरी या यूपीएससी क्लियर भी कर लेता है तो ऐसे जातक अगर कहा जाए तो लाइफ टाइम जो है नौकरी नहीं करते हैं। एक बात, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नीच का होके जो है पंचम को देख रहा है, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए 9वें भाव को देख रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो काम करेगा, जो अन्न करेगा, जो धन कमाएगा, वो कहीं ना कहीं घर से काफी दूर जाके कमाएगा। उसका 2-3 कारण है, एक एक समझिएगा। शुक्र धन का कारक है, लाभ भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मेष राशि है और मेष राशि का अधिपति अगर कहा जाए तृतीय में है। वहीं ये भी कहा जाएगा राहु अगर कहें तो कहीं ना कहीं कन्या राशि में है, राशि का अधिपति अगर कहा जाए लाभ में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्म या फिर जहां पर भी व्यक्ति रहेगा उस जगहों का उसको लाभ मिलेगा। अगर व्यक्ति विदेश जाता है तो इच्छाओं की पूर्ति होगी विदेश में। विदेश का अधिपति अगर कहा जाए शुक्र है, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है 8 डिग्री 21 कला पे, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि सूर्य से आगे है। यही शुक्र अगर कहा जाए डिग्री में सूर्य से पीछे होता, यहां पर डिग्रियां अगर कहा जाए 12-13 डिग्री के आसपास सूर्य होता और 7-8 डिग्री के आसपास शुक्र होता, तो ऐसे में कहा जाता कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। वहीं पे इस आधार पे दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, 10वें भाव में केतु है। एक बात, शनि अगर कहा जाए नौकरी का कारक है। शनि इनकी जन्म कुंडली में 18 डिग्री 43 कला पे रेवती नक्षत्र के पहले चरण में बुध के नक्षत्र में है। ऐसे में बुध इनकी जन्म कुंडली में लगन का मालिक है, लाभ में बैठा है। ऐसे लोग धन जीवन में अच्छा कमाते हैं और केवल अपनी बुद्धि और अपने विवेक से धन कमाते हैं। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए कल को व्यवसाय भी करते हैं तो अपना धन नहीं लगाते हैं, ऐसे लोगों को इन्वेस्टर मिल जाते हैं या कोई ऐसे कार्य करते हैं जो लाइजनिंग से जुड़े हैं। बुध अगर कहा जाए भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र को साथ लेके बैठा है, भाग्य का पंचम का स्वामी और लगन का स्वामी अगर कहा जाए बुध और शुक्र है। ये तो तय है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो शनि और केतु ही यहां पर खत्म कर रहे हैं गवर्नमेंट को। केतु अगर कहा जाए बहुत समय तक एक जगह पे टिकने, नौकरी से संबंधित चीजों में नहीं देता है। शनि 10वें में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा समय समय पे मन खिन्न होता रहेगा। भले इनको सरकारी नौकरी मिल जाए लेकिन लंबे समय तक ऐसे लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपने पूछा है धन और प्रॉपर्टी के कैसे योग हैं। देखिए धन की बात करें, लाभेश मंगल का तृतीय में मंगल और चंद्रमा के साथ होना। मंगल अगर कहा जाए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में शुक्र का नक्षत्र है, नवमांश में अपनी ही राशि में है। मंगल ऊर्जा है, मंगल धन है। चंद्रमा अगर कहा जाए मन है। चंद्रमा इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन के स्वामी हो के तृतीय में, और ये 7वीं दृष्टि से अगर कहा जाए यात्राओं को देख रहे हैं। मंगल और चंद्रमा से अगर कहा जाए 9वें में शुक्र और बुध है। बुध अगर कहा जाए बुद्धि, शुक्र अगर कहा जाए तो विदेश। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश जाएगा, ये तय है। विदेश जाएगा, विदेश में बसेगा। राहु अगर कहा जाए तो जिस नक्षत्र और जिस चरण में है, राहु सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं जो है इनको घर से दूर जाके भेजेंगे, इनको घर से दूर जो है कहीं ना कहीं करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाभ भाव में सूर्य बैठा है तो सबको नौकरी ही मिल जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 10वें भाव में सूर्य बैठा है तो सबको नौकरी ही मिल जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 6ठे भाव या पंचम भाव या द्वितीय भाव या लगन में सूर्य बैठा है सबको नौकरी ही मिल जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए ग्रहों का समीकरण देखना जरूरी है। देखिए धन की बात करें तो धन अच्छा जीवन में कमाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था बोल के, लाइजनिंग करके, लोगों को लगा के,
होटल इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मंगल की बात करें, मंगल लाभ का स्वामी है, ऐसे में प्रॉपर्टी, बिल्डिंग इत्यादि चीज़ों में भी धन कमाएंगे, लेकिन वो साइड का काम होगा। ठीक है, साइड का काम होगा। इनके लिए सबसे बेटर काम, सबसे बढ़िया काम जिसे कहा जाए तो मध्यस्थता, लाइजनिंग, दूसरे का धन लगा के जो है बिजनेस करना, या किसी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित चीज़ों में जाना, और व्यक्ति धन कमाएगा। धनेश भी अगर कहा जाए, मंगल के साथ सप्तमेश अगर कहा जाए, गुरु नीच का जरूर हुआ है, गुरु ये गुरु अगर कहा जाए नीच का हुआ है, लेकिन गुरु की राशि में किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, धन के लिए अच्छा है। एक बात, अब आपने पूछा है प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी बनेगी। चतुर्थ का स्वामी अगर कहा जाए लाभ में है, किराए से संबंधित प्रॉपर्टी बन गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी बन गई, और प्रॉपर्टी से पैसा भी मिलेगा। ऐसे लोगों की अगर कहा जाए, राहु का चतुर्थ भाव में बैठना और चतुर्थेश अगर कहा जाए लाभ में जाना, शुक्र बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिग्री में, ठीक ठाक सी डिग्री में है। ऐसे में ऐसे लोगों की अगर कहें तो 3-4 प्रॉपर्टी से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद आपने पूछा है, मैंने जितने भी जगह पे दिखाया है सबने यही कहा है कि सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखिए, इसमें गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है। हो सकता है अगर मिल भी जाती तो लंबे समय तक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि व्यवसाय कराएगा इनकी जन्म कुंडली में। शनि अगर नौकरी का कारक ग्रह कहलाता है, लेकिन उससे पहले वो कर्म का मालिक है। केतु और राहु के साथ है, स्वतंत्र काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि पे पड़ रही है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, ऐसे लोग किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी 1-2 साल है, आप देख लीजिए। कुंभ राशि में इस समय पे अगर कहा जाए शनि का गोचर है अप्रैल 2025 तक का। ठीक है, जितना भी आपको हाथ पैर मानना है मान लीजिए, क्योंकि साल 2026 में जिस समय पे शनि का गोचर शनि के ऊपर होगा, केतु के ऊपर होगा, उस समय पे व्यक्ति विदेश भागेगा, विदेश जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है 2 से 2.5 सालों के अंदर वहां पे जो है धीरे धीरे जो है स्थिर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपका मन नहीं तोड़ना चाहता, और मैं जिन ज्योतिषियों ने कहा है कि इसके सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसके बाद आपने लिखा कि अभी तक नहीं मिली, 2 साल 1.5 साल का पीरियड है अप्रैल 2025 तक का। प्रयास कर लीजिए, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं। अगर मुझसे कहेंगे तो इसमें एक सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। इसने नक्षत्र और चरण ने बता दिया सूर्य के कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उसके बाद आपने पूछा है वैवाहिक जीवन। अच्छा प्रश्न। देखिए, विवाह का भाव अगर कहा जाए सप्तम है, विवाह का स्वामी अगर कहा जाए गुरु है, विवाह से पंचम में अगर कहा जाए सूर्य बुध शुक्र हैं। ठीक है, 2 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं, कहीं एक ग्रह ऐसा है जो कि सूर्य है, जो कि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है क्रूर ग्रह है। मंगल अगर कहा जाए विवाह के भाव से 9वें में है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है, और बुध और शुक्र दोनों ही अस्त हैं। ऐसे में ऐसे जातकों का अगर कहा जाए 2 विवाह संभव है, इसमें कहीं से डिवोर्स की कोई स्थिति नहीं है। छठा भाव हमारा डिवोर्स से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, छठे से छठा भाव भी कहीं ना कहीं डिवोर्स से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। द्वितीय भाव से भी विचार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इनके में अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, गुरु अगर कहें घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल अगर कहा जाए खून जनित बीमारी देता है, खून से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए तो अष्टम से अष्टम में है मंगल और चंद्रमा, और दोनों ही अगर कहा जाए खून है, दोनों ही अगर कहा जाए ब्लड है, चाहे मंगल चाहे चंद्रमा। गुरु जिस नक्षत्र में है वो भी कहीं ना कहीं मंगल का नक्षत्र है। जब भी इनका विवाह करिए तो जन्म कुंडली विधि विधान से विधि पूर्वक मिला लीजिएगा, अगले की आयु देख लीजिएगा, आयु का दोष इसमें है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइलाज बीमारी को भी दिखाता मंगल और चंद्रमा अष्टम से अष्टम में। उसके बाद अगर कहा जाए गुरु से अगर कहें तो चतुर्थ में जो है सूर्य का होना, ये भी एक दोष अपने आप में बनाता है। चंद्रमा से अगर कहा जाए छठे में, ये भी अपने आप में दोष है, गुरु छठे में होना चंद्रमा से, उसमें संदेह नहीं है किसी प्रकार का। रही वैवाहिक जीवन वाली बात, बाकी लड़ना झगड़ना ये सब कुछ नहीं, ये सब सामान्य है। केवल दोष अगर कहा जाए आयु का दोष है।
नवमांश में भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य बैठा है सप्तम में। नवमांश में अगर कहा जाए वृषभ राशि है, वृषभ राशि अगर कहा जाए लाभ में है और सूर्य से अस्त है। नवमांश में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शनि और राहु का संबंध अगर कहा जाए तो विवाह के स्वामी से बन रहा है नवमांश में। लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु का संबंध अगर कहा जाए विवाह के स्वामी से बन रहा है लगन कुंडली में। नौ पंचम का योग अगर कहा जाए तो इनके विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो अच्छा है, लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए तो खराब है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस के लिए। देखिए बिजनेस करेगा उसमें कोई दो राय नहीं है, और शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद बिजनेस करेगा। बिजनेस के लिए सही आयु की अगर मैं बात करूं तो 2031-32 से स्टार्ट होगी। चंद्रमा की महादशा अगर कहा जाए 2023 से शुरू हुई है, और चंद्रमा की महादशा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन के दृष्टिकोण से अगर कहें, मघा नक्षत्र के चौथे चरण में कहें, केतु और शनि के योग को देखते हुए कहा जाए तो व्यक्ति को विदेश लेके जाएगी और विदेश में सेटल करेगी। ये ऐसे लोग अगर कहा जाए जिस देश में पैदा होते हैं उस देश में नहीं रहते, दूसरे देश में जाके बसते हैं, दूसरे देश में जाके बसते हैं। इस तरीके से इस बच्चे का जन्म कुंडली का विश्लेषण मैंने किया। उम्मीद करता हूं काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और चीज़ें समझने का मौका मिला होगा। ऐसे ही बीच बीच में जो है जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं करता रहूँगा लोगों की। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जन्म कुंडली भेज दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।